मैं सेल्फ रंजीत गुप्ता आपसे जोड़ रहा हूँ अपने चैनल स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स के माध्यम से। इस चैनल का उद्देश्य आप तक वो कंटेंट पहुँचाना है जो यूट्यूब पे बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। वो है जीएस के सारे सब्जेक्ट्स के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में बात करना। फैक्ट तो बहुत सारे चैनल हैं खैर, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते हैं ऐसे चैनल नहीं हैं, या बहुत कम मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। फिर भी मैं आप तक कोशिश करूँगा कि आप तक एक बढ़िया कंटेंट, एक बढ़िया अच्छे माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसके अंतर्गत मैं सबसे पहला वीडियो आपको ज्योग्राफी का बनाने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी के सैद्धांतिक पक्ष और कॉन्सेप्ट्स की सारे चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊँगा, और उसके बाद उसके बीच में ही हिस्ट्री और पॉलिटी, इकनॉमी और एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करूँगा। तो शुरू करते हैं अपना पहला सब्जेक्ट का पहला चैप्टर ज्योग्राफी में। अभी तो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थोड़े दिन बाद अगर रिस्पांस अच्छा रहता है यूट्यूब पर तो बोर्ड पर आकर डायरेक्टली आपसे जुड़ूँगा मैं। तो फिर शुरू करते हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। चाहे वो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो पृथ्वी की एक तो सतह होती है, पृथ्वी के सतह के बारे में पढ़ेंगे। सतह पृथ्वी की आंतरिक परतें होती हैं, अंदर पृथ्वी के अंदर के भाग के बारे में पढ़ेंगे, और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतें होती हैं तो वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह की अगर बात करते हैं तो सतह जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो पृथ्वी की सतह है। तो सतह दो प्रकार की हैं, स्थलीय सतह है और जलीय सतह है। स्थलीय सतह की विशेषताओं की अगर बात करें तो भौतिक विशेषताएं हैं, सामाजिक विशेषताएं हैं, आर्थिक विशेषताएं हैं। आर्थिक विशेषताएं और सामाजिक विशेषताएं हमारा ज्योग्राफी का तो भार है नहीं, लेकिन भौतिक विशेषताएं हम लोगों को पढ़नी है ज्योग्राफी के अंतर्गत। अगर भौतिक विशेषताओं को एक और नाम से जान सकते हैं, प्राकृतिक विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताओं की अगर बात करें तो भौतिक विशेषताओं में क्या आएगा, स्थल आएंगे, जलवायु आएगी, वहाँ पर जो किसी एक क्षेत्र की जलवायु है, मौसम है, जलवायु है, मिट्टी सॉइल की बात करेंगे, और वहाँ की वनस्पति कैसी है उसकी बात करेंगे। अगर स्थलीय सतह की भौतिक विशेषताओं में स्थल की बात करते हैं तो स्थल में पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, तटीय मैदान भी है। जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु में तापमान है, आर्द्रता है, ताप है, पवन है, बादल है, वर्षा है ना। इन सभी का अध्ययन किसमें करेंगे, जलवायु विज्ञान में करेंगे, जिसको हम क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, है ना। मिट्टी है, मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे, और वहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में जलवायु, मिट्टी और वहाँ की स्थलाकृतिक चीज़ों की विशेषताओं के आधार पर वहाँ की वनस्पति कैसी है, इसके बारे में बात करेंगे। जलीय सतह की अगर बात करते हैं तो जलीय सतह का पूरा एक सेगमेंट ही अलग है, ओशिनोग्राफी, उसके बारे में बात करेंगे। नदी और झीलें और समुद्र, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये तो पहला है पृथ्वी की सतह के बारे में मैंने आपको बताया। फिर पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं और वायुमंडल की परतें हैं। तो आज हमारा जो सेगमेंट है वो है पृथ्वी की आंतरिक परतें। जैसा कि आप लोड स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसे भी समझ लीजिए। क्योंकि मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक इंट्रोडक्शन ये ज़रूरी है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, और मेरे पढ़ाने का जो सीरियल है वो कैसा रहेगा। तो उसमें पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए जो ए लिखा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बी है भू संचलन, सी है चट्टान। ये 3 चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं पहले। इन 3 चैप्टर के पढ़ाने के आधार पर, इनके जो सिद्धांत हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स के आधार पे एक आपको अलग वीडियो मिलेगा, डेडिकेटेड वीडियो होगा, वो प्लेट विवर्तन सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसके आधार पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो आप सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे, चाहे वो अपसारी प्लेट संचलन हो, अपसारी प्लेट संचलन हो या समांतर प्लेट संचलन हो, उनके आधार पे
आप अर्थक्वेक पढ़ेंगे, वोल्केनो पढ़ेंगे, पर्वत रचना पढ़ेंगे और सुनामी पढ़ेंगे। टोटल ये करीब 8 चैप्टर हो रहे हैं। 8 चैप्टर पढ़ने के बाद में पहले ये 8 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ओशिनोग्राफी पे आएंगे, क्लाइमेटोलॉजी पे आएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला है रासायनिक संरचना के आधार पर, दूसरा है भौतिक संरचना के आधार पर। अगर रासायनिक संरचना के आधार पर बात करेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक संरचना के आधार पे मतलब क्या है इसका? रासायनिक संरचना के आधार पे मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर जो तत्व मिलते हैं, जो रसायन मिलते हैं, उनके आधार पर बांटा गया है। भौतिक संरचना के आधार पर दूसरा सेगमेंट है। तो पहला है रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर जब बात करेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल का मतलब क्या है? Si+Al, है ना। सियाल का मतलब है Si+Al। Si का मतलब क्या है? सिलिका। Al का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम, है ना। इसी तरह का सीमा की बात करेंगे तो क्या है? सिल्टा प्लस मैग्नीशियम। और तीसरा है निफे। निफे की बात करेंगे तो Na+Fe यानी निकेल प्लस आयरन, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब पृथ्वी से अंदर जाना शुरू करते हैं तो पृथ्वी का जो ऊपरी सरफेस है थोड़ी दूर तक, वहाँ पे आपको जो अधिकांश मात्रा में तत्व मिलेगा वो सिल्टा मिलेगा और एल्यूमिनियम मिलेगा। उससे नीचे और जाएंगे तो सिल्टा प्लस मैग्नीज मिलेगा, और उससे नीचे जाएंगे तो Na+Fe मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखिए जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं तत्व जो मिल रहे हैं वो भारी तत्व मिल रहे हैं, मतलब ऊपर हल्के तत्व हैं, नीचे भारी तत्व हैं। ये थ्योरी भी अभी हम पढ़ेंगे जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हम आपको बता रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो उनका जो अध्ययन किया गया घनत्व के आधार पे, तापमान दाब के आधार पे, भूकंप शास्त्र के आधार पे, तब वो सियाल, सीमा, निफे में बांटा गया, ट्रस्ट मेंटल रोड में बांटा गया, या वहाँ पर कैसी सरफेस मिलती हैं, इसके बारे में बात हुई। चलिए अभी बात करते हैं उसके बारे में, तब समझ में आएगा। तो सियाल, सीमा, निफे आप समझ रहे हैं कि जब रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का क्लासिफिकेशन दिया जाता है तो उसे 3 भागों में बांटते हैं, सियाल, सीमा और निफे। सियाल का मतलब Si+Al, सीमा का मतलब Si+Ma और निफे का मतलब Ni+Fe, ठीक है। उसके बाद भौतिक संरचना की बात करते हैं। भौतिक संरचना में तो पृथ्वी की आंतरिक परतों को बांटते हैं तो ट्रस्ट, मेंटल और कोर। जैसे नीचे जाएंगे सबसे ऊपरी सरफेस ट्रस्ट, है ना, पपड़ी जिसको बोलते हैं, ट्रस्ट जम रही है, कहीं पे बोलते हैं ट्रस्ट जम रही है, पपड़ी, है ना। तो ट्रस्ट, मेंटल और कोर। अगर हम यहाँ पर ट्रस्ट, मेंटल और कोर को जो बांट रहे हैं उसके बाद इनके भौतिक अवस्था की बात करें, भौतिक संरचना के आधार पर बांटा है तो भौतिक अवस्था की भी बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के एक सेगमेंट ले लिया गया है, ये पृथ्वी का एक सेगमेंट है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ये ट्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर, है ना। इसके बाद बात करें तो ट्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी ट्रस्ट और निचला ट्रस्ट। मेंटल की बात करें तो मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। कोर की बात करें तो ऊपरी कोर और निचला कोर, या आंतरिक कोर और बाह्य कोर। अब आंतरिक किसे कहेंगे, बाह्य किसे कहेंगे, तो ये आपकी हो गई आंतरिक और ये हो गई आपकी बाह्य, है ना। क्योंकि पृथ्वी जब बनाएंगे इसे पूरा सेगमेंट अगर कंप्लीट कर दें ऐसे, है ना, पूरी ऐसे पृथ्वी कंप्लीट कर दें तो ये एक सेगमेंट लिया है तो ये आंतरिक वाला पार्ट तो यही आएगा ना, और ये उसका बाह्य हो जाएगा। तो आंतरिक नीचे वाला और बाह्य ऊपर वाला, है ना। चलिए ठीक है, तो दोबारा बना लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ये पृथ्वी है, इसका सेगमेंट एक ले लिया हमने,
ये ट्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये टोर हो गया, है ना। उसके बाद ट्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया गया, मेंटल को 2 भागों में बांट दिया गया, टोर को 2 भागों में बांट दिया गया। ट्रस्ट का ऊपरी सरफेस ऊपरी ट्रस्ट, निचला सरफेस निचली ट्रस्ट, मेंटल में इसी तरह ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, और टोर में ऊपरी टोर और या आंतरिक टोर और बाह्य टोर, ठीक है। अब यहाँ पर जो टोर है तो टोर का जो आंतरिक टोर है वो आपकी ये आंतरिक टोर है। ये किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। देखिए ट्रस्ट ठोस अवस्था में, ऊपरी ट्रस्ट दोनों ठोस अवस्था में, मेंटल दोनों ठोस अवस्था में, ठीक। लेकिन टोर में अलग है सिस्टम। टोर में जो आंतरिक टोर है वो प्लाज्मा अवस्था में है, जबकि जो बाह्य टोर है ये वाली बाह्य टोर ऐसी है, बाह्य टोर लिक्विड स्टेट में है, तरल अवस्था में है, और आंतरिक टोर प्लाज्मा अवस्था में है, ठीक है, जमी हुई अवस्था में। प्लाज्मा जान रहे हैं ना, ठोस नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, बीच स्टेट है प्लाज्मा अवस्था, ठीक। यहाँ पर इसी के साथ में दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है, वो बताऊँगा मैं। अभी सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है ताकि आप आगे की चीज़ों को समझ पाएँ। यहाँ पर ये हो गया आपका पृथ्वी का सेगमेंट, ये हो गया आपका ट्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया टोर। अब इसमें इस पूरे ट्रस्ट को अगर मेंटल को 2 भागों में बांटिए, है ना, मेंटल को 2 भागों में, ऊपरी मेंटल को फिर से 2 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। इक्वल पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पूरा ट्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, यानी ये वाली परत, है ना, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत यानी ये वाली परत, तो पूरा ट्रस्ट ये और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, अगर इस पूरे सेगमेंट को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं स्थल मंडल, है ना, स्थल मंडल बोलेंगे। स्थल मंडल को बोलते हैं लिथोस्फीयर, है ना। ये हो गया लिथोस्फीयर आपका। बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास ये वाला पार्ट बचा, यानी ऊपरी मेंटल की निचली परत। इसको क्या बोलेंगे? दुर्बल मंडल बोलेंगे। ये क्या है? आपका दुर्बल मंडल है। इसके बाद जो आपका निचला मंडल बचा था उसको ये मध्य मंडल बोल रहे हैं, है ना, और फिर ये टोर हो रही आपकी। तो ये पूरा जो सेगमेंट है ये स्थल मंडल है। इसमें स्थल मंडल इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्लेटों का जब मुँह पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तब स्थल मंडल की बात दोबारा से आएगी। तो यहाँ पे स्थल मंडल समझना जरूरी है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। मैं रिवाइज किया दे रहा हूँ, अगर आपको डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मेंटल है, मेंटल को 2 भागों में डिवाइड किया, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल। ऊपरी मेंटल को फिर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत और ऊपरी मेंटल की निचली परत। अब ट्रस्ट के साथ में ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत को ले लिया जाएगा तो वो मिला के स्थल मंडल हो जाएगा। ऊपरी मेंटल की जो निचली परत बच रही है वो क्या हो जाएगी? दुर्बल मंडल हो जाएगी। और मध्य मंडल तो पहले जैसा था वैसा ही है, टोर है वो भी वैसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अशांतत्य की। अशांतत्य क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी। अशांतत्य इंग्लिश क्या है? डिसकंटिन्यूटी। होती क्या है? जैसे आपने समुच्चय पढ़ा था मैथ में, तो आपने ए पढ़ा, ये ए होता था, ये बी होता था, और ये जो दोनों में होता था वो क्या था? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वो एरिया है जहाँ पर ए और बी दोनों की विशेषताएं हैं सम्मिलित रूप से। वैसे ही पृथ्वी में जब आप ट्रस्ट के बाद टोर में जा रहे हैं, ट्रस्ट के बाद मेंटल में जा रहे हैं, मेंटल के बाद टोर में जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे बॉर्डर बन गया, ट्रस्ट है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ऐसा तो नहीं है। कुछ ऐसा ज़रूर एरिया होता है जहाँ पे ट्रस्ट की भी विशेषताएं मिलेंगी और मेंटल की भी मिलेंगी, सम्मिलित रूप से मिलेंगी। तो वो क्या है? अशांतत्य है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई किसी एक क्षेत्र की पूर्ण विशेषता ना हो करके एक से अधिक क्षेत्र की सम्मिलित विशेषताएं पाई जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? अशांतत्य बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से वही डायग्राम बनाते हैं सेगमेंट वाला। ये हो गया, ये क्या हुआ? ट्रस्ट, ये मेंटल और ये टोर, है ना। अब
इस ट्रस्ट को दो भागों में बांट देते हैं, ऊपरी ट्रस्ट निचला ट्रस्ट, है ना। मेंटल को दो भागों में बांट दिया, टोल को दो भागों में बांट दिया। फिर फिर देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर दो मेन डिवीज़न थे, ट्रस्ट रो मेंटल से और मेंटल रो ट्रोर से। इनको क्या बोलते हैं? इन अशांतत्य को बोलते हैं मोहो अशांतत्य और गुटेनबर्ग अशांतत्य। डायग्राम में देखिएगा इधर, ठीक है। मोहो अशांतत्य और गुटेनबर्ग अशांतत्य। जो ट्रस्ट को ही दो भागों में डिवाइड कर रही है अशांतत्य, मेंटल को दो भागों में कर रही है और ट्रोर को दो भागों में कर रही है, उसे बोलते हैं टोनरेड अशांतत्य, रेप्टी अशांतत्य और लेहमन अशांतत्य। ठीक है, डायग्राम से आप लोग कॉपी कर सकते हैं या एसएस ले सकते हैं इस टर्म। ठीक है, ये अशांतत्य की बात हो रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे हम, यहीं तक पढ़ना है अभी आपको इस वीडियो में शायद, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो 3 पार्ट में करते हैं, उसके 3 तरीके हैं। 3 चीज़ों के आधार पर पृथ्वी की संरचना आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया है, ऐसे कह लीजिए। पहला है घनत्व के आधार पर, दूसरा है तापमान और दाब के आधार पर, तीसरा है भूकंप शास्त्र के आधार पर, है ना। इसमें जो भूकंप शास्त्र के आधार पर अध्ययन है उसको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी इसी को दी जाती है। लेकिन जो सियाल सीमा निफे के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा गया है वो घनत्व के आधार पर बांटा गया है। मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना, कि नीचे जाने पे भारी तत्व मिलते हैं, भारी तत्व की डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसका मतलब है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भारी तत्व हैं। और जैसे जैसे ऊपर आते हैं या जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो भारी तत्वों की जो रासायनिक संरचना का संतुलन है उसमें उसका घनत्व बढ़ता चला जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो घनत्व पर आधारित अध्ययन करते हैं। तो घनत्व का फॉर्मूला बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। अगर यहाँ पर आयतन को कांस्टेंट मान लेंगे, है ना, तो घनत्व क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा द्रव्यमान के। और अगर हम एम को कांस्टेंट मानते हैं, यानी द्रव्यमान को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो घनत्व इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के। दिखा देता हूँ आपको करके। डी बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अगर यहाँ पे वी कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और अगर एम कांस्टेंट हो जाएगा तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया, सुन लीजिए, सुनना ही बहुत है। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब अध्ययन किया गया तो सबसे पहले ट्रस्ट का और घनत्व निकाला गया। ट्रस्ट का अगर घनत्व निकालेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में, तो पृथ्वी की ट्रस्ट का जो औसत घनत्व होता है वो होता है 2.8, लिख के बताता हूँ, 2.8 से 3.5, क्योंकि पृथ्वी की ट्रस्ट की संरचना सब जगह तो सेम है नहीं, और सब जगह सेम नहीं है तो वेरी भी करेगी। तो 2.8 मिनिमम पाई जाती है और 3.5 के बीच में पाई जाती है। 2.8 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में पाई जाती है ना। वहीं अगर पृथ्वी की औसत घनत्व निकालें, पृथ्वी का औसत घनत्व निकाल सकते हैं ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। पृथ्वी का हमें द्रव्यमान भी पता है, आयतन भी पता है ना, त्रिज्या पता है तो आयतन भी निकल सकता है तो स्फीयर ही। तो वो आता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो पृथ्वी की ट्रस्ट की अपेक्षा पृथ्वी के संपूर्ण भाग का जो औसत घनत्व है वो ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की ट्रस्ट औसत घनत्व की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे, है ना, उस घनत्व बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है, जैसे आपने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया है ना, ट्रस्ट और जो रिमेन बचा, तो
ट्रस्ट है 2.8 से 3.5, एवरेज का फॉर्मूला है, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी चीज़ें हैं उनका सम, जैसे ए और बी दो चीज़ें हैं तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यही तो एवरेज का फॉर्मूला होता है। हम बता रहे हैं कि पृथ्वी का जो एवरेज घनत्व है वो है 5.5, जबकि ट्रस्ट का औसत घनत्व है 2.8 से 3.5, चलिए मान लीजिए 3 रख लेते हैं, बी पता नहीं है बाई 2। इसको सॉल्व करने कितना आएगा, ये 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, -3 है ना, कितना बचा 8। तो बी की वैल्यू कितनी आई 8 आई। अगर हम ए की वैल्यू 3 रखते हैं, यानी ट्रस्ट का जो घनत्व रखते हैं वो 3 रखते हैं, तो शेष पृथ्वी का जो औसत घनत्व आ रहा है वो करीब 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का जो बाकी एरिया है ट्रस्ट को छोड़ के, वो ट्रस्ट की अपेक्षा ज़्यादा घनत्व वाला है, और ज़्यादा घनत्व है तो यानी उसका मास ज़्यादा है ना। समझ में आई बात ये। अब ये तो प्रूफ हो गया कि पृथ्वी की सरफेस से नीचे जाने पर वहाँ का घनत्व बढ़ता है ना, ये प्रूफ हो गया। अगर घनत्व बढ़ ही रहा है ना, अगर घनत्व में वृद्धि होती है तो वृद्धि के बारे में जो घनत्व की पृथ्वी की ट्रस्ट से नीचे जाने पे घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में भी क्या है, 2 मत दिए थे। मैंने शुरुआत में आपको बताया था D=m/v। अगर v कांस्टेंट है तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और अगर m कांस्टेंट है यानी m कांस्टेंट का मतलब वो अनचेंजेबल, चेंज नहीं हो रहा वो। अगर m कांस्टेंट है तो D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ये 2 मत हैं, यही दोनों मत हैं। तो पहला मत ये है कि अगर आप पृथ्वी की सरफेस से नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने पर हर जगह पर द्रव्यमान समान है ना, यानी m कांस्टेंट है, तो घनत्व में वृद्धि होने का मतलब ये है कि वहाँ पर है ना, घनत्व में वृद्धि होने का मतलब ये है कि दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ेगा तभी तो वॉल्यूम कम होगा। फिर से बताते हैं, अगर m कांस्टेंट है, m में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v हुआ है ना, यानी v में कमी की होने की वजह से दाब में घनत्व में वृद्धि हो रही है। देख लीजिए D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यही तो आया। अगर m कांस्टेंट है तो m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ पर यानी v में कमी हो रही है, घनत्व तो हमारा बढ़ ही रहा है ना, तो घनत्व बढ़ रहा है यानी v में कमी हो रही, और v में कमी क्यों हो रही, प्रेशर बढ़ने की वजह से हो रही। यानी कि निष्कर्ष ये निकाला गया कि पृथ्वी की सरफेस से नीचे जाने पर आने वाले दाब में आने वाली वृद्धि की वजह से वहाँ के आयतन में कमी होती है, जिससे घनत्व बढ़ता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा और वो जो मटेरियल जिस पे हम दाब लगा रहे हैं उसके अणु क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। कोई भी चीज़ मान सकते हैं, स्पंज मान लीजिए, स्पंज को आप दबाइए, अगर दबाएंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पार्टिकल उसके पास हो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहला मत ये था, लेकिन इस मत को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि एक हर मटेरियल की एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, उस प्रत्यास्थ सीमा के बाद चाहे जितना प्रेशर लगा दीजिए उसका वैल्यूम कम नहीं हो सकता है। मतलब एक कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित समय के बाद जब आप प्रेशर लगाएंगे तो उसके घनत्व में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, है ना। तो इस मत से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, है ना। तो दूसरा मत क्या था, दूसरा मत था कि m असमान हो, m कांस्टेंट ना हो, क्या कांस्टेंट हो, v कांस्टेंट हो। तो d अगर हम v कांस्टेंट कर देंगे, एक मिनट, अगर हम v कांस्टेंट कर देंगे तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा, अगर v इज कांस्टेंट, है ना। यानी m वेरी करेगा तो d वेरी करेगा, m बढ़ेगा तो d बढ़ेगा, m घटेगा तो d घटेगा।
और नीचे जाने पर डी क्या होता है, बढ़ता है, यानी नीचे जाने पर एम बढ़ रहा है, और नीचे जाने पर एम बढ़ रहा है यानी कि उसकी रासायनिक संरचना में, पृथ्वी की रासायनिक संरचना में अंदर जाने पर क्या होता है, चेंज होता है। और चेंज कैसा होता है, वृद्धि वाला होता है, नीचे जाने पर यानी ज़्यादा घनत्व वाले तत्व मिल रहे हैं, है ना। अब इस जो ये मत था, सेकंड मत था, सेकंड जो मत दिया गया, इसके बारे में प्रूफ देना था वैज्ञानिकों को, तो उन्होंने इसको प्रूफ भी दिया। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो आंतरिक संरचना में जो कोर वाला हिस्सा है वो चुंबकीय भांति व्यवहार करता है। कोई भी अगर तत्व हैं और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जो है किया जा रहा है, या जो भारी तत्व हैं वो चुंबक की तरह व्यवहार कर रहे हैं पृथ्वी की कोर में। पृथ्वी की कोर में क्या होता है, निफे होता है, भारी तत्व होते हैं। भारी तत्व क्या होते हैं, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं एक समय के बाद, अगर उन पर बहुत प्रेशर भी है तो। दूसरा है, पृथ्वी की कोर जो है वो दृढ़ है, इस्पात की बात है, भले वो लिक्विड फॉर्म में है, प्लाज्मा की स्टेट में है, लेकिन वो क्या है, इस्पात की बात बहुत दृढ़ है। ठीक। तीसरा, जैसी पृथ्वी की संरचना को एक्सप्लेन किया गया कि अंदर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है ड्यू टू रासायनिक संरचना और संतुलन में चेंज होने की वजह से, यानी एम में वृद्धि होने की वजह से। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जब उल्टा पिंड हमारे पास थे, उनके बारे में अध्ययन किया गया, तो उनके बारे में भी सेम चीज़ समझ में आई। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की ऊपरी सरफेस पे भारी तत्व हैं और अंदर जाने पर कैसे तत्व हैं, पृथ्वी की ऊपरी सरफेस पे हल्के तत्व हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं भारी तत्वों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ठीक, सियाल सीमाने पे आप देखेंगे वायुमंडल, जब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की पढ़ते हुए तीसरा सेगमेंट है ना, मैंने बताया कि आप जो भूअर्थत्व विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें जो पहला है वो है पृथ्वी के, हम पहला जो पढ़ा रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, दूसरे में पढ़ाएंगे पृथ्वी की सतह, और तीसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल की पढ़ते हैं। तो उसमें आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, वैसे वैसे क्या होती हैं, हल्की गैसें मिलती हैं, और पृथ्वी की सरफेस पे भारी गैसें मिलती हैं। ये सब कहीं का लॉ है, जो भारी चीज़ होगी वो पानी में भी नीचे बैठ जाएगी, है ना। ये सब कहीं सेम कॉन्सेप्ट चलता है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तो यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो ये है घनत्व के आधार पर अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया गया घनत्व के आधार पर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, फिर है तापमान और दाब के आधार पर। तो पृथ्वी की जो घनत्व के आधार पर अध्ययन किया गया, उसी के आधार पर पृथ्वी को सियाल, सीमा और निफे के रूप में बांटा गया, ये बात समझ रहे। अब आते हैं तापमान और दाब के आधार पर। तापमान और दाब के आधार पर जो अध्ययन किया गया, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक, देखिए एक चीज़ समझिए कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे, उसमें क्या होती है, तापमान में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है ना। जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आएगी, तभी तो बादल बनेंगे, संघनन होगा। अगर पृथ्वी की सरफेस से नीचे जाएंगे तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इतनी वृद्धि होती है कि एक समय के बाद फ्लोर में क्या होता है, जितने भी तत्व होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, है ना। फिर तो ये चीज़ समझिए कि पृथ्वी में अंदर जाने पर क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर रेडियोएक्टिव तत्व हैं, रेडियोएक्टिव तत्वों के विघटन की दरार होती है। पहली बात कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान में वृद्धि हो रही, दूसरी बात क्यों हो रही, तो रेडियो विघटन की दरार हो रही, तीसरी बात कितनी हो रही, तो 100 मीटर नीचे जाने पर लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि हो रही, है ना। जब वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का परीक्षण किया तो देखा कि अगर इतनी वृद्धि हो रही है और कांस्टेंट मान के इसको वृद्धि को मेज़र किया, तो ये देखा कि अगर 90 किलोमीटर पृथ्वी की सरफेस से नीचे चले जाएँ, है ना, तो क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा 90 किलोमीटर मात्र, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, रियल में ऐसा कहाँ है, क्योंकि मेंटल किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। क्रूर आता है लिक्विड स्टेट में, मेंटल तो नहीं आता। 90 किलोमीटर तक तो मेंटल और ट्रस्ट ही पाया जाएगा, है ना। तो उन्होंने ये एनालिसिस किया कि जो हम रेडियोएक्टिव विघटन के आधार पर जो थ्योरी हम बना रहे हैं तापमान की, वो रियल में सही साबित नहीं हो रही है ना। तो वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो बताया कि तापमान का ये अध्ययन तो गलत है, लेकिन अगर किसी पे दाब बढ़ा दिया जाए, अगर किसी भी चीज़ पे दाब बढ़ा दिया जाए, तो उसके गलनांक और क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है।
अगर किसी पदार्थ का दाब बढ़ा दिया जाए तो उसके टलनांक में भी वृद्धि हो जाएगी और प्रथनांक में भी वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि वो देर में पिघलेगा, है ना, देर में टलेगा और देर में उबलेगा अगर प्रेशर ज़्यादा है तो। बेसिक कॉन्सेप्ट है 9th 10th स्टैंडर्ड, है ना। समझ रहे। तो उन्होंने ये बताया कि तापमान अधिक होने पर भी अगर दाब ज़्यादा है तो मेंटल ठोस अवस्था में रह सकता है। लेकिन फिर भी पूरे अध्ययन के बाद में पृथ्वी के अंदर का जो तापमान और दाब का सही अध्ययन था वो नहीं हो पाया, और इस कारण ये जो तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन था इसका कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं कर सकता जिससे मान्यता प्राप्त हो। और इसलिए वैज्ञानिकों ने जो तीसरा आधार है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, उसको प्रायोरिटी दी। तो हम लोग भी बात करेंगे भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन की। ठीक, छोटे आगे भी इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन पढ़ाते फिर ये वीडियो वाइंड अप करेंगे। और अगले में आपको जो ऐसा आपको डायग्राम में भी दिख रहा है भूसंचलन, जो दूसरा सेगमेंट था वो पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो पार्ट 1 में यहीं तक रहेगा भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। इसको समझ लेंगे तीनों चीज़ों को, भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, फिर भूसंचलन को और फिर चट्टानों को, तो हम टेट विवर्तनीय सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जब टेट विवर्तनीय सिद्धांत का वीडियो आएगा तो आप समझ पाएंगे कि हम जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जितनी भी घटनाएं होती हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी, वो सब कैसे होती हैं, बहुत ईजिली समझ पाएंगे। तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। आपने देखा होगा भूकंप आता है जब भी तो पृथ्वी के अंदर से ही आता है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहीं ना कहीं कोई संचलन होता होगा, विचलन होता होगा, है ना। तो यहाँ जहाँ से वो आता है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ से आया भूकंप, इस सरफेस पे आया, तो ये सरफेस, ये कौन सा एरिया है, ये इसको क्या बोलते हैं, भूकंप मूल बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जहाँ पर वो पृथ्वी की सतह पर आता है उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, है ना। ये जो आपका फोकस है यानी भूकंप मूल है, यानी जहाँ से पृथ्वी के अंदर भूकंप उत्पत्ति हुई है, वो कहीं पर भी हो सकता है, ट्रस्ट में भी हो सकता है, मेंटल में भी हो सकता है, ट्रोड में भी हो सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी की सतह से जितना नज़दीक होगा वो उतना ज़्यादा डिजास्टर होगा। अगर वो मेंटल में होता है तो कम डिजास्टर होगा, ट्रोड में होगा तो उससे भी कम होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि जो भूकंप आता है वो किससे आता है, तरंगों के माध्यम से आता है ना। अगर तरंगों के माध्यम से आता है तो तरंग आपने पढ़ी होंगी, अंदर तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें पढ़ी होंगी, है ना। अंदर तरंगें कैसी होती हैं, अंदर तरंगें में तरंग की गति की दिशा और कणों के संचलन की दिशा दोनों क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है नहीं होती। ये कौन सी तरंग है, अंदर तरंग है। और ये किस डायग्राम का, ये किस तरंग का फीचर है, अनुप्रस्थ तरंग का। इसमें तरंग की दिशा और तरंग के कणों की दिशा दोनों समान नहीं होती है। कितने इस पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, ये वाला पार्ट है ना, देखिए 90 डिग्री पे। तो ये हो रही अंदर तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें। अब बात आते हैं अपने सब्जेक्ट पे जो हम पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी। वो तो आपने पढ़ाई हो रहा फिजिक्स में 9th स्टैंडर्ड में। चलिए बता रहे हैं तो ये भी बता देते हैं। जैसे ध्वनि तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ अंदर तरंगों का एग्जाम्पल है, और जो प्रकाश तरंगें हैं या पानी में जो तरंगें होती हैं वो कौन सी हैं, या रस्सी में जो तरंग पैदा करते हैं हम लोग हिलाते से, तो वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, है ना। तो भूकंपी तरंगों की अगर बात करते हैं तो भूकंपी तरंगें 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती है पी तरंग, प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगें। दूसरी होती हैं एस तरंगें यानी सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगें। इनको हम ड्रॉड तरंगें भी कहते हैं। अगर पहली प्राथमिक है तो दूसरी ड्रॉड है ना। तीसरी कौन सी, एल तरंग है, तो PSL। एल तरंगें कौन सी होती हैं, लॉन्ग वेव इनको बोलते हैं, ठीक है। कई बुक्स में इनका नाम लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्यों बोलते हैं नहीं पता, लव वेव। लॉन्ग वेव बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तय करती हैं। लव वेव क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो तीनों की विशेषताएं पढ़ लीजिए, PS और L तरंग की, ठीक। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन उससे कैसे किया जाए ये समझ लीजिए। पी तरंगों की विशेषताएं क्या हैं। पी तरंगें पहली बात तो सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। दूसरा विशेषता इसकी क्या है कि ध्वनि तरंगें समान होती हैं यानी अंदर तरंगें होती हैं। तीसरा क्या है कि पी तरंग की तीव्रता सबसे कम होती है,
लेकिन इसकी गति सबसे ज़्यादा होती है, और गति सबसे ज़्यादा होती है इसीलिए सबसे पहले पृथ्वी की सरफेस पे पहुंचती हैं, है ना। आप ऐसे याद रखिए, इसकी गति सबसे ज़्यादा होती है और पी तरंगे प्राथमिक तरंगे हैं, यानी सबसे पहले पहुंचती हैं, इसीलिए इसकी सबसे ज़्यादा गति होगी, तभी तो सबसे पहले पहुंचेंगी। और तीव्रता लेकिन सबसे कम होती है। दूसरी और तीसरी विशेषता, ठोस और तरल दोनों में चलती हैं। एस तरंगें इसमें एस तरंग में और पी तरंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। एस तरंगें क्या हैं? पी तरंगें अंधेर तरंगों के समान है, तो एस तरंगें कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगों के समान है, ठीक है। पी, अब इनकी तीव्रता पी से ज़्यादा होती है लेकिन गति पी से कम होती है, ठीक है। इसकी जो सबसे मेन विशेषता है जिसका हम उपयोग करेंगे कहाँ पर? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन में, वो क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपने पढ़ा है ना कि कोर लिक्विड फॉर्म में। इस तरह की विशेषता ये होती है कि वो केवल सॉलिड स्टेट में ही जा पाएंगी, लिक्विड स्टेट में इस तरह नहीं चल पाती हैं, ठीक है। इस तरह केवल सॉलिड में चलेंगी, लिक्विड में नहीं चलेंगी। एल तरंगें क्या हैं? एल तरंगें अनुप्रस्थ और अंदर दोनों हो सकती हैं, है ना। तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है और गति सबसे कम होती है। एल तरंग पृथ्वी के अंदर नहीं पाई जाती हैं, एल तरंग पृथ्वी की सरफेस पे पाई जाती हैं, सतह पे पाई जाती हैं। एल तरंग सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, ठीक है। तो अगर सिस्मोग्राफिक जब फीटर बनाते हैं, सिस्मोग्राफ भूकंप को नापने का क्या तरीका है? इससे नापते हैं, है ना, सिस्मोग्राफ से। तो पी तरंग का फीटर ऐसे आता है, तो एस तरंग का उससे ज़्यादा तीव्रता और एल तरंग का उससे भी ज़्यादा तीव्रता, है ना। अच्छा, ऐसा एक और चीज़ है कि पृथ्वी के अंदर कैसी फॉर्म है? सॉलिड स्टेट है। तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे पृथ्वी के अंदर घनत्व बढ़ता है। और आपने पढ़ा होगा, शायद इंटर में पढ़ा होगा कि पृथ्वी की जो तरंग की गति होती है वो घनत्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा पृथ्वी की जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा तरंग की गति भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये आपने भूकंपी तरंगों की जो 3 टाइप्स हैं, तीनों की विशेषताएं समझ ली। एक चीज़ और है, एक फैक्ट है कि पिंड तरंगे किसे रहते हैं? तो पी और एस तरंगों को पिंड तरंगे रहते हैं, एल तरंगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक। अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपी तरंगों का अध्ययन क्यों जरूरी है ना। देखिए, ये पृथ्वी है, एक मिनट, ये पृथ्वी है ना। ये इसका आंतरिक कोर है, ये इसका बाह्य कोर है। फिर आपका मेंटल है और फिर आपका मेंटल है तो टेस्ट तो हो ही गया। इसको हटा देते हैं, ठीक है। समझना हमें सिर्फ कोर को लेके, जब पी तरंगें उत्पन्न होती हैं तो वो या पी तरंगें इसमें से रमन करेंगी तो वो यहाँ से अगर जा रही हैं तो यहाँ से वो सीधी निकल जाएंगी, है ना। मान लीजिए यहाँ पर भूकंप मूल है, यहाँ पर है, मान लीजिए, मान लीजिए ये भूकंप मूल है यहाँ पर, ये यहाँ से आई तो ये पूरी सीधे इधर निकल जाएंगी, ठीक। ये पी तरंगें हो रही। एस तरंग जो ये आंतरिक कोर है, जब यहाँ से एस तरंग अगर आती, एस तरंग और दूसरे इससे बनाते हैं, अगर एस तरंग आती यहाँ से तो वो इस आंतरिक कोर में ना जा डलते, यहाँ से यहाँ पे आंतरिक कोर में विलुप्त हो जाती, है ना, बाह्य कोर में विलुप्त हो जाती और आंतरिक कोर में फिर से जो है दिखाई देती, है ना। मतलब कहने का क्या है कि एस तरंग जो लिक्विड स्टेट फॉर्म में जो आंतरिक कोर है, बाह्य कोर है, लिक्विड स्टेट में बाह्य कोर है, वहाँ पर एस तरंगें नहीं दिखाई पड़ेंगी, आंतरिक कोर में दिखाई पड़ेंगी और फिर से यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। दूसरी बात जो हम आपको बता रहे थे, जो तरंग की गति होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है घनत्व के,
अटल नीचे जाने पर तरंग अटल अंदर जा रही है और घनत्व बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगी, अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेगी। ये सीधी नहीं निकलेगी, ये डाइवर्ट हो जाएगी। अरे यहाँ से आ रही है, अब यहाँ से अगर साइड से निकल जाती है तब भी ये डाइवर्ट हो जाएगी। इस तरह है ये, क्योंकि ये टोर में नहीं रही है इसलिए ये डाइवर्टेड है, इसलिए ये पूरी दिखाई पड़ रही है। अगर ये टोर में जाती या ऐसे निकलती तो ये यहाँ पर आकर यहाँ पे विलुप्त हो जाती और फिर यहाँ पे दिखाई पड़ती। ऐसे आती, ये यहाँ पे विलुप्त हो जाती और फिर यहाँ पे दिखाई पड़ती। यहाँ से जाती तो पूरी दिखाई पड़ेगी और मुड़ जाएगी अपने रास्ते से। ऐसा क्यों है, क्योंकि घनत्व में वृद्धि हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं कि पी तरंगें सभी माध्यम में जाती हैं, ठोस और तरल दोनों माध्यम में जाती हैं। एस तरंग केवल ठोस में गमन करती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आउटर टोर में केवल पी तरंगें जाएंगी, एस तरंगें नहीं जाएंगी। आउटर टोर में पी तरंग की गति की दर कम हो जाती है, क्योंकि वो क्या है, सॉलिड स्टेट में तो है नहीं, लिक्विड स्टेट में है। आउटर टोर में पी तरंग की गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे वो इनर टोर में आएगा, आंतरिक टोर में आएगा, वो फिर से अपनी स्पीड, ओरिजिनल स्पीड में आ जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि तरंग की गति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घनत्व। अब लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ अगर है तो उसका घनत्व कम है, और अगर सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ है तो उसका घनत्व ज़्यादा है, और अगर घनत्व कम हो जाएगा तो तरंग की गति भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एस, पहली बात, एस तरंगें आउटर टोर में जाती ही नहीं हैं, पी तरंगें जाती हैं, लेकिन जाने पर भी क्या हो जाएगी, उनकी गति में कमी आएगी, है ना, समझ। तीसरी चीज़, चूँकि अंदर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, ठोस अवस्था में है, घनत्व में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण कोई भी जो पी तरंग हो चाहे एस तरंग हो वो सीधी अवस्था में नहीं आ पाती है, अपने रास्ते से डाइवर्जेंस हो करती है, यानी मुड़ जाती है ना। ठीक, तो अब कंक्लूज़न क्या निकलेगा, कंक्लूज़न ये निकलेगा, जब हमने देखा कि पी तरंग ऐसे बिहेव कर रही हैं, एस तरंग ऐसे बिहेव कर रही हैं, एस पी तरंगें जब जाती हैं तो मेंटल से जैसे ही क्रॉस करती हैं उनकी गति में कमी आ जाती है, और थोड़ी देर बाद उनकी गति में फिर वृद्धि हो जाती है, फिर कमी आएगी, फिर वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आप टोर दो बार मिल जाएगी ना, है ना। यानी जब जब वो इनर टोर से निकलेंगे, जब जब पी तरंगें इनर टोर से निकलेंगे उनकी गति में कमी आएगी। दूसरा जो हमने तीन ऑब्जर्वेशन किए, दूसरा ऑब्जर्वेशन जो किया वो एस तरंग के बारे में किया कि एस तरंग मेंटल से जैसे ही पास होती है वो विलुप्त हो जाती है, और इसका मतलब क्या है कि जो इनर टोर है वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, लिक्विड स्टेट में है ना। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया कि चाहे पी तरंग हो चाहे एस तरंग हो, अपने मार्ग से डाइवर्जेंस उतरती हैं, और इसका मतलब क्या है कि अंदर जाने पर पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन में चेंज होता है, और वो चेंज कैसा है, उनके द्रव्यमान में वृद्धि वाला है ना। तो ये चीज़ हमने प्रूफ हो रही है यहाँ पर, आधी बात समझ में। तो यहाँ पर ये पूरा टॉपिक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना था ये वाइंड अप करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो भू संचलन पे आएगा, और चट्टान को भी कोशिश करेंगे कि उसी में ट्रबल हो जाए, तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है ना। चट्टान को भी उसी में ट्रबल करेंगे, और फिर तीसरा वीडियो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जीएस के सभी पेपर्स को बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, तो इससे अच्छा डेफिनेटली इससे अच्छा पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत होती है ना। किसी भी चीज़ का जब तक डायग्राम ना बने, जैसे अभी इसी पृथ्वी का ही बना रहे थे और पी तरंगे इस तरंग का बना रहे थे, तो यहाँ पे वो क्लियरिटी नहीं हो पाती है जितनी बोर्ड पे हो जाएगी। इसलिए कोशिश करिए, जितना आप मोटिवेट करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मैं जीएस के सभी पेपर्स को सीरियल वाइज धीमे धीमे कवर करूँगा। जो लोग कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं या कोचिंग कर भी रहे हैं, तो ये एक ऐसा वीडियो है जिसको आप आटे तक अगर आप लेट जाते हैं तब भी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात है, इसको समझाने के बाद आप मेंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी से कर सकते हैं। अगर मेंस में आपको मेरे समझाया गया एक शब्द याद हो जाता है या आपके दिमाग में छप जाती हैं चीज़ें, तो आप इन्हीं समझाए हुए चीज़ों के आधार पे मेंस की राइटिंग कर सकते हैं, है ना। तो फिर ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो वाइंड अप करते हैं यहाँ पे।